एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे साइंस की पहली क्लास, ठीक है। और इससे पहले हमने जो रीजनिंग की क्लास है, जो मैथमेटिक्स की क्लास है, और जो हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन कौन से, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस, उसका जो सिलेबस है कि भाई इन 4 सब्जेक्टों के अंदर ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, मतलब जो हमारे पास में ये क्लासें होती है ये कॉमन क्लासें होती है, मतलब हर कोई विद्यार्थी देख सकता है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्या करता है, तैयारी करता है, और वो अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मजबूत कर सकता है। क्योंकि हमने सारे सब कुछ एकदम रिसर्च करने के बाद में ये एक चैनल बनाया है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जीरो से हीरो वाली स्टार्ट कहानी जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी होती है जो मतलब तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर पढ़ाई नहीं की जाती, क्योंकि वो एकदम है जो भी पढ़ाते हैं वो एकदम हाई लेवल से पढ़ाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर एकदम जीरो से पढ़ाना स्टार्ट किया ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी जो भी अपनी जो सपना है उसको क्या कर सकते, पूरा कर सकते, एकदम जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। अगर जे आप एक बार क्लास को देखते हैं तो मैं आपको बिल्कुल आपसे ये कह सकता हूं, आपको आश्वासन दिला सकता हूं कि आपको एकदम पूरी क्लास समझ में आएगी, ठीक है। आप एक बार विश्वास करके इस क्लास को देखिए, आपको एकदम पूरी कहानी समझ में आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा। हमारी जो पहली क्लास है वो कौन सी है, साइंस की क्लास है। साइंस के हमारे पास में ये पहली क्लास होने वाली है। इसको हम लोग कैसे डील करते हैं, हमने बहुत ही आराम से इसके नोट्स बनाए हैं और इसमें हम लोग उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो लगातार पिछले 10 वर्षों के अंदर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लेके आया हूँ। हमने सबसे पहले उन प्रश्नों को वहां से उठाया, उसके बाद में उनके नोट्स बनाए, और उसके बाद में यहाँ पर आके आपको क्या करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, जिससे आपको क्या मिल सके, कम समय में बहुत ही ज्यादा फायदा मिल सके, और जीरो से स्टार्ट करने का यहाँ पर हमने क्या किया है, काम किया गया। तो एक बार एक परीक्षा के अंदर सबसे जो पहला स्टार्टिंग जो पॉइंट प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो हमारे पास में बायोलॉजी है, जो हमारे पास में बायोलॉजी वर्ड है, जो बायोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया था। तो जो हमारे पास में बायोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया था, तो आप सभी को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी वर्ड है वो हमारे पास में किसने दिया था। जो ये वर्ड है ये किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न, और एकदम जीरो से कि भाई जो बायोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया, लेमार्क ने दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये याद रह जाएगा। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास में बायोलॉजी है, ठीक है, जो हमारे पास में बायोलॉजी ऑफ फादर, जो बायोलॉजी के फादर है हमारे पास में, तो जो बायोलॉजी के फादर है वो हमारे पास में कौन है, तो जो बायोलॉजी के फादर है वो किसे कहा जाता है, मतलब जो जीव विज्ञान के जनक है, जीव विज्ञान के, ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, एकदम शांति से नोट्स बनाए के, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप क्या बनाए, नोट्स बनाए, ताकि आप क्या कर सके, कभी भी जैसे छुट्टी हो या क्लास नहीं है तो उस दिन उनका क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हो। यार ये सारे प्रश्न जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे परीक्षा में पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो बायोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए तो बायोलॉजी ऑफ फादर है, मतलब जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, जो जीव विज्ञान के जनक है वो हमारे पास में कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक है वो हमारे पास में कौन है, अरस्तु है। क्या नाम उनका, अरस्तु। तो आपको ये भी पता होना चाहिए उनका क्या नाम है, अरस्तु नाम है। उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो बायोलॉजी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो बायोलॉजी हमारे पास में वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जो बायोलॉजी हमारे पास में वर्ड है वो किन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो हमारे पास में ये बना है बायो, प्लस में ये हमारे पास में किससे मिलकर बना है, लॉजी। तो जो हमारे पास में बायो का मतलब होता है वो हमारे पास में होता है जीवन, क्या होता है, जीवन। और उसके बाद में हमारे पास में जो लॉजी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अध्ययन। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में बायोलॉजी का क्या मतलब होता है, जीवन का अध्ययन। मेरे हिसाब से आपको यहां तक पूरी पूरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद में अगर जब हम लोग आगे की बात करें तो वैसे तो हमारे पास में बायोलॉजी कई प्रकार की होती है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको मेनली यानी जो परीक्षा के हिसाब से देखे, अगर जब आप आगे मतलब बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ते हो, नीट या हाई लेवल की तैयारी करते हो तो उसमें आपको बायोलॉजी के कई प्रकार देखने को मिलती है। लेकिन अगर जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें बायोलॉजी के हम लोग 3 प्रकार पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं और आपको उनको समझाने का काम करता हूं। जो हमारे पास में बायोलॉजी है, जो हमारे पास में बायोलॉजी वो मेनली हमारे पास में कितने प्रकार की होती है,
तीन प्रकार की होती है। वो तीनों प्रकार में लिखता हूं। जो पहला प्रकार हमारे पास में होता है वो होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए 2 नंबर की, तो ये हमारे पास में होती है सूक्ष्म जीव विज्ञान। कौन सी होती है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे लाइन बना देता हूं। उसके बाद जो हमारे पास में आगे होती है उसका नाम होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे तीसरे प्रकार की बात की जाए तो हमारे पास में क्या होता है? बोटनी, यानी कि कौन सी होती है? वनस्पति विज्ञान। कौन सी होती है? वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोटनी। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि जंतु विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो जंतु विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? मानव। किसके बारे में? मानव, यानी कि ह्यूमन के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन, यानी कि मानव के बारे में। और किसके बारे में? और हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं? जीव के बारे में। किसके बारे में? जीव। जीव किसे कहते हैं? जीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनिमल। किसके बारे में? एनिमल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको यहां तक पूरी बात समझ में। उसके बाद में अगर बात की जाए जंतु विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम लोग जंतु विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? मानव के बारे में, और इसके बारे में? जीव के बारे में, एनिमल के बारे में। उसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि जो जंतु विज्ञान के जनक है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान के जनक हमारे पास में किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। जो हमारे पास में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक है वो भी हमारे पास में अरस्तु है, और जंतु विज्ञान के भी जनक हमारे पास में कौन है? अरस्तु है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए तो हमारे पास में आगे क्या है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो सूक्ष्म जो जीव विज्ञान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। और इसमें हम लोग किसके बारे में चर्चा करते हैं, या इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणुओं का। तो जीवाणु का मतलब, जीवाणु को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। तो हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? यहाँ पर बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये सभी आपको बातें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। और इसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए तो हमारे पास में सूक्ष्म जीव विज्ञान है, और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो हमारे पास में जनक है उनका क्या नाम है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान है। ठीक है, तो जो हमारे पास में सूक्ष्म जीव विज्ञान है यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। जीवाणु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। और इसके जो हमारे पास में जनक है वो हमारे पास में है लेवेनहुक। क्या नाम है? लेवेनहुक। क्या नाम है? लेवेनहुक। क्या नाम उनका? लेवेनहुक नाम है। क्या नाम है? लेवेनहुक। ये आपको पता होना चाहिए। और जंतु विज्ञान के हमारे पास में जनक है उनका क्या नाम है? अरस्तु नाम है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए जो वनस्पति विज्ञान है, तो वनस्पति विज्ञान से आपको नाम से पता चल रहा होगा, बोटनी नाम से पता चल रहा होगा किसमें हम लोग किसकी अध्ययन करते हैं? जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और देखो जो हमारे पास में बोटनी के जनक है, तो हमारे पास में जो बोटनी के जनक है उनका क्या नाम है? थियोफ्रेटस। क्या नाम है? थियोफ्रेटस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं थियोफ्रेटस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक पूरी कहानी समझ में आई होगी। जो मैंने जो बातें बताई है, तो एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया। तो मैंने आपको पढ़ाया कि जो बायोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया? लेमार्क ने दिया। उसके बाद जो बायोलॉजी ऑफ फादर है, मतलब जो जीव विज्ञान के जनक है, वो हमारे पास में कौन है? अरस्तु है। और उसके बाद में जो बायोलॉजी वर्ड है वो किन दो वर्ड से मिलकर बना है? बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीवन, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन हमारे पास में क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में जो बायोलॉजी के मेन प्रकार है जो कि हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बोटनी। उसके बाद में जो हम लोग जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो जंतु विज्ञान में हम लोग ह्यूमन का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान
या जीव यानी कि एनिमल का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास में जूलॉजी के जनक है वो हमारे पास में कौन है, अरस्तु है। उसके बाद में सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं यानी कि बैक्टीरिया की। और अगर इनके जनक की बात की जाए तो वो हमारे पास में लेवेनहुक है। उसके बाद में अगर तीसरा प्रकार वनस्पति यानी बॉटनी की बात की जाए तो इसमें जो हमारे पास में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसके जो जनक है वो हमारे पास में कौन है, थियोफ्रेटस है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक पूरी बात समझ में आई। अब मैं इसको मिटाकर आगे की चर्चा करता हूं। हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे रुधिर का। ठीक है, आज तक जो भी हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से प्रश्न बने हैं उन सब पे हम लोग करेंगे चर्चा। ठीक है, किसकी बात करेंगे, रुधिर की। रुधिर की हम लोग बोलते हैं ब्लड। अब अगर जो बात की जाए इसमें सबसे पहले प्रश्न की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो आपको ये प्रश्न आता है तो कमेंट में जरूर करके बताइए हमें। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो बताओ, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, या मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारे पास में कौन सी होती है, कोशिका होती है। कौन सी होती है, कोशिका। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। और कोशिका को हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि शरीर किस प्रोसेस से बनता है। तो शरीर किस प्रोसेस से बनता है, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई हमारे पास में कौन सी होती है, कोशिका। तो हम लोग यहाँ पर बात करें तो शरीर की सबसे छोटी इकाई हमारे पास में कौन सी होती है, कोशिका। और कोशिका के बाद में हमारे पास में शरीर में क्या बनता है, कोशिका से हमारे शरीर में क्या बनता है, कोशिका से हमारे शरीर में बनता है उत्तक। क्या बनता है, उत्तक। और उत्तक से हमारे शरीर में क्या बनता है, अंग। क्या बनता है, अंग। और अंग से हमारे शरीर में क्या बनता है, अंग तंत्र। क्या बनता है, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से हमारे शरीर में क्या बनता है, अंग तंत्र से हमारे शरीर से अंग तंत्र से हमारे शरीर किस में बदल जाता है, तो हमारा शरीर किस में बदल जाता है, पूरे शरीर में बदल जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर शरीर में बदल जाता है हमारा शरीर, यानी क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है। ये क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या बनती है, कोशिका। कोशिका से क्या होता है, उत्तक। उत्तक से क्या बनता है, अंग। और अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से क्या बनता है, शरीर, यानी क्या बन जाती है, बॉडी। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो कोशिका होती है, तो कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास में उत्तक होता है, तो उत्तक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। उसके बाद में अगर अंग की बात की जाए तो अंग को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। उसके बाद में अंग तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ये क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में अगर जाके बात की जाए शरीर, तो शरीर हमारे पास में क्या होगी, बॉडी होगी। तो अब तक हमने क्या चर्चा करी, एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि हम बात करें पहले टॉपिक की, जो कि हमारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है साइंस में। तो हम लोग पहले टॉपिक की बात करें यहाँ पर रुधिर की। रुधिर को हम लोग बोलते हैं ब्लड। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, कोशिका। अगर जैसे शरीर बनने के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में क्या बनती है, कोशिका। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र। और अंग तंत्र से हमारे पास में क्या बनता है, शरीर। कोशिका को हम लोग बोलते हैं सेल, उत्तक को बोलते हैं टिश्यू, अंग को बोलते हैं ऑर्गन, अंग तंत्र को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और शरीर हमारे पास में क्या हो जाती है, बॉडी हो जाती है। अब अगर यहां से आगे की बात की जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास, हमारे खून में एक उत्तक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। क्या होता है, संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक होता है वो कहां पाया जाता है, परीक्षा में कई बार पूछा। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव 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 टिश्यू। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोल दे इसको। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि हम लोग संयोजी उत्तक को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और इसके बाद में आपको परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भाई जो संयोजी उत्तक होता है वो शरीर में कहां पाया जाता है। तो जो संयोजी उत्तक है वो हमारे पास में कहां पाया जाता है, रुधिर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, रुधिर में पाया जाता है। यानी कि कहां पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ये क्या करना है आपको,
ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपसे छोटी सी चर्चा करी है। इसके बाद में अगर जो बात की जाए तो आपसे कई बार परीक्षा में पूछता है कि भाई जो सीड का पीएच मान है वो कितना होता है, ठीक है। तो आज मैं इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए जो पीएच स्केल है, ठीक है, जो हमारे पास में पीएच स्केल होता है, इसकी अगर ये चर्चा करें हम लोग तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले पीएच की खोज किसने की, पीएच की डिस्कवरी किसने की। तो जो हमारे पास में पीएच है, पीएच की जो खोज करने वाली है, तो इसके जो खोज करता है वो हमारे पास में कौन है, इसकी जो डिस्कवरी है कौन सी, जो हमारे पास में डिस्कवरी है वो किसने की इसकी, तो जो हमारे पास में डिस्कवरी है वो की है सोरेंस वैज्ञानिक ने। किसने की है, सोरेंस वैज्ञानिक ने। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, सोरेंस ने कब की है, 1909 में करी है। आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच स्केल है यानी जो पीएच की खोज है वो किसने की है, सोरेंस ने। कब की है, 1909 में की है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीएच का सिस्टम होता है ये हमारे पास में दो प्रकार से होता है। कैसे होता है कि एक तो होता है 0 से, एक तो होता है 0 से 7, एक तो होता है 0 से 7 और एक होता है 7 से 14। जो हमारे पास में 0 से 7 तक होता है, जो 0 से 7 तक होता है इसको हम लोग बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में जो 7 से 14 तक होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जो हमारे पास में एसिड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल। और जो बेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। अब जो हमारे पास में जिसका 7 होता है पीएच उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। उदासीन को हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं नेचुरल। क्या बोलते हैं, नेचुरल। तो ये हमारे पास में किस टाइप का होता है, ये हमारे पास में उदासीन प्रकृति का होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे पास में मानव होता है, ठीक है, तो जो मानव का पीएच है वो कितना होता है, तो मानव का पीएच मान ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मानव का पीएच मान होता है वो हमारे पास में कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। तो हमने अब तक क्या चर्चा करी, मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूं कि हम लोग पीएच स्केल पढ़ रहे हैं। पीएच स्केल यानी इसकी जो खोज है यानी जो डिस्कवरी है वो किसने की है, सोरेंस ने। कब की है, 1909 में की है। उसके बाद में जो पीएच है वो हमारे पास में दो टाइप से होता है, एक होता है 0 से 7 और एक होता है 7 से 14। तो 0 से 7 वाला उसको बोलते हैं एसिड यानी क्या हो जाता है, अम्ल। और जो 7 से 14 का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस यानी कि क्षार। और जो 7 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन यानी कि नेचुरल। तो मानव का जो पीएच है वो हमारे पास में 7.4 है। मतलब किसका है, 7 से ऊपर है। मतलब कैसा है हमारे पास में मानव का जो पीएच, जो मानव का जो पीएच वो कैसा है, वो सारी प्रकृति का है। कैसा है, जो हमारे पास में ये कैसा है, सारी है। कैसा है, सारा या सारी है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे अगर से आगे की बात की जाए तो मैं क्या करता हूँ इसको, इसके बाद में अगर से बात की जाए तो जो मानव का आयतन होता है यानी जो मानव के रुधिर का आयतन होता है, यानी कि जो मानव का, जो हमारे पास में मानव का जो आयतन होता है, मानव के आयतन का मतलब हो गया जो मानव के शरीर में जो खून होता है उसका जो आयतन होता है, यानी मानव में खून कितना होता है, तो मानव सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर का खून होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर खून होता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आगे की बात की जाए तो जब भी आपने देखा होगा कि जब भी आपकी खून की जांच होती है तो वो डॉक्टर क्या करता है, एक हमारे पास में होती है जो खून डालने की जो डब्बी सी होती है उसके अंदर खून डाल लेता है और उसके बाद में क्या करता है, उसको उधर उधर क्या करता है, ऐसे हिलाता है और उसके बाद में ऐसे चेक करता है और फिर उसके बाद उसको मशीन में डाल देता है। तो जो हमारे पास में खून डालने वाली नली होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। अब जब उसको क्या करता है, वो ऐसे हिलाता है तो खून हमारे पास में दो भागों में ऐसे बट सा जाता है। ऊपर तो होता है ऐसे तरल टाइप में, आपने देखा होगा अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो ऊपर तो होता है कुछ ऐसे टाइप का। जब खून की जांच की जाती है तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या कहानी होती है, क्या सिचुएशन होती है। और नीचे आपने देखा होगा कुछ हमारे पास में ऐसे बारी बारी होता है, ऐसे जो दाने टाइप में से होते हैं, नीचे नीचे तो ऐसे होते हैं। और जो ऊपर हमारे पास में होता है वो कैसा होता है, तरल टाइप का होता है, ठीक है। नीचे से तो ऐसे गाढ़ा होता है और ऊपर से हमारे पास में कैसे दिखता है, ऐसे पानी जैसा होता है। जो ऊपर वाला ऐसे पानी जैसा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो प्लाज्मा इसका जो रंग होता है वो हमारे पास में कैसा होता है, इसका जो रंग होता है वो हमारे पास में कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला। और वैसे अगर ये बात की जाए तो ये हमारे पास में तरल होता है। कैसा होता है, तरल यानी कि लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है ये हमारे पास में। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, यानी कि कैसा होता है, तरल होता है।
अब अगर ये बात की जाए इसकी, तो ये हमारे पास में शरीर में कितने प्रतिशत होता है, यानी खून में कितना प्रतिशत होता है, तो ये खून में हमारे पास में कितने प्रतिशत होता है, 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है। उसके बाद में अगर ये बात की जाए तो ऐसे जो दाने वाले होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका, या इसको हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं जिसका नाम होता है कणिका। ठीक है, आपको पता होता है कि कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए तो जो इसका रंग होता है वो कैसा होता है, इसका रंग हमारे पास में कैसा होता है, लाल होता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। कैसा होता है, ये हमारे पास में सॉलिड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड का मतलब कैसा हो गया, ये हमारे पास में ठोस होता है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो इसमें शरीर में ये जो खून में कितने प्रतिशत होता है, तो ये हमारे पास में खून में 45% होता है। ठीक है, मैं आपको छोटा सा रिकॉल कर देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। तो मानव शरीर का आयतन यानी जो खून का आयतन है वो हमारे पास में कितना होता है, सामान्य 5 से 6 लीटर होता है। उसके बाद में अगर बात की जाए कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर खून की जांच करता है तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास में परख नली होती है जो खून जांच करने वाली, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर तो तरल टाइप सा दिखता है और नीचे हमारे पास में कुछ सॉलिड ठोस जैसा होता है। तो जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। जो हमारे पास में कैसा होता है, इसका जो रंग कैसा होता है वो होता है पीला, लिक्विड यानी कि तरल जैसा होता है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो इसकी खून में कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, 55% मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए तो जो नीचे होता है ठोस टाइप का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका या कणिका। जो ये हमारे पास में इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है, यानी कि ये जो देखने में ये हमारे पास में कैसा होता है, सॉलिड होता है और रंग इसका कैसा होता है, लाल होता है। और इसकी जो खून में मात्रा है यानी कितने प्रतिशत होती है, 45% होती है। ये सारी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।